नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो बारी एक बार फिर से जनता की आ गई है। यूपी के रण में एक और पड़ाव सामने है। लोग घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 624 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, लेकिन यकीन मानिए ये परीक्षा सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं है, ये परीक्षा जनता की भी है कि आखिर वो किसे वोट दे रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने सही उम्मीदवार को वोट दिया तो अगले 5 सालों तक उन्हें इसका फल मिलेगा, लेकिन अगर गलत उम्मीदवार को वोट दिया तो फिर इसके परिणाम भी उन्हें ही अगले 5 सालों तक भुगतने पड़ेंगे। तो फिर जिन जिन जिलों में मतदान हो रहा है, हम उनसे यही अपील करेंगे कि अपने जिस भी उम्मीदवार को आप वोट डाल रहे हैं सोच समझकर मतदान कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। बात करें अगर इन जिलों में चुनावों की, तो कई सारे सवाल मन में आते हैं, क्योंकि ना सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, मायावती या फिर प्रियंका गांधी की साख दांव पर लगी है, बल्कि इस बार जिन 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं उनमें कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, क्योंकि अगर आप देखें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह की सीट है और वहां पर चुनाव हो रहे हैं। अब कितना इंपैक्ट ये करेगा ये देखने वाली बात होगी। अगर बात रायबरेली की करें तो सोनिया गांधी का गढ़ रायबरेली को माना जाता है, वहां पर किस तरह का वोटरों का मिजाज है वो भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज, तो बड़े बड़े चेहरों की किस्मत भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि जो जनता है वो आखिर किन मुद्दों पर वोट डाल रही है, इस पर भी बात करेंगे। 2 अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको इस चरण के चुनाव को लेकर के जानकारी दे देते हैं। 9 जिलों में चौथे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। 59 सीटें जहां पर मतदान किया जा रहा है। कुल 624 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, यानी कि इन उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। किन किन जिलों में वोटिंग हो रही है, लखनऊ राजधानी का मिजाज कैसा है, जनता क्या सोच रही है, इस पर भी नजर रहेगी। पीलीभीत में वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, आपको याद दिला दें कि लखीमपुर खीरी चुनाव से पहले खूब ट्रेंड में रहा था। बांदा में वोट डाले जा रहे हैं और देखना होगा कि जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही है। राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेगी या फिर क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। फतेहपुर में वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा रायबरेली, सोनिया के गढ़ में वोटिंग हो रही है। उन्नाव दुष्कर्म कांड आपको याद होगा, उसका कितना असर देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। हरदोई में वोटिंग की जा रही है। सीतापुर में वोट डाले जा रहे हैं। सीतापुर में अगर बात करें तो बाढ़ का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहता है और हॉट सीट पर भी नजर डाल लेते हैं। इस बीच लखनऊ उत्तर से ब्रजेश पाठक बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र गांधी से उनका मुकाबला है। सरोजनी नगर में राजेश्वर सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला अभिषेक मिश्रा से होना है। आशुतोष टंडन एक और बड़ा चेहरा, जिनका मुकाबला सभा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से। डॉक्टर नीरज बोरा लखनऊ उत्तर से, पूजा शुक्ला से उनका मुकाबला। इसके अलावा अदिति सिंह जो पहले कांग्रेस में थी, रायबरेली सदर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं हरदोई सदर की बात करें तो नितिन अग्रवाल, उनका मुकाबला अनिल वर्मा से है। ब्रजेश पाठक, जिनका मुकाबला सुरेंद्र गांधी से है। सरोजनी नगर में राजेश्वर सिंह। अब राजेश्वर सिंह को टिकट क्यों दिया गया है? क्या पुलिसिंग जो है, कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या वो दिखाने के लिए कि हम पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे, इसलिए उनको टिकट दिया गया है? ये अदिति सिंह आपकी स्क्रीन पर आरपी यादव सपा के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ में इनका मुकाबला है। देखना दिलचस्प होगा कि जो टिकट बंटवारा है उसके जरिए बीजेपी क्या ये साबित करना चाहती है कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको हम दुरुस्त करेंगे। चाहे आपको याद दिला दें कि कन्नौज से बीजेपी ने असीम अरुण को टिकट दिया था और राजेश्वर सिंह को इस बार सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरह का मिजाज देखने को मिल रहा है। सीतापुर से तस्वीर सामने आई है। सीतापुर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है, बाकायदा पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मतदान क्यों जरूरी है। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, ये अपील की जा रही है। लोग बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें, ये अपील लगातार लोगों से की जा रही है। ये तस्वीरें आप सुबह की देख रहे हैं, किस तरह से
लोग सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, अर्धसैनिक बल पूरी तरह से तैनात हैं और ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं और लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये पीलीभीत की तस्वीर है जहां पर भी वोट डालने को लेकर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये पिंक बूथ की तस्वीर जहां पर लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उन्नाव के मिर्जापुर के मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का भी ऐलान किया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है वो भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्यों वोट बहिष्कार कर रहे हैं जब चुनाव आयोग बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील कर रहा है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर ये आपके सामने है। वोट डाला है इन्होंने और यह अपनी उंगली दिखाते हुए कि मैंने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लखीमपुर खीरी बहुत बड़ा इंपैक्ट लखीमपुर खीरी सीट का रहने वाला है, क्योंकि लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो किसानों को गाड़ी से कुचलने का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर खूब गूंज सुनाई दी थी। आशीष मिश्र को इस बीच आपको याद होगा कि जमानत मिल गई थी, जिसके बाद वो तस्वीर भी सामने आई थी जब एक पिता के आंसू निकल रहे थे कि आखिर आशीष मिश्र को जमानत क्यों दी गई। इसके अलावा उनके पिता की बर्खास्तगी की मांग भी लगातार लंबे समय से होती आ रही है, हालांकि उनको बर्खास्त नहीं किया गया था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों का मुद्दा है वो कितना असर चौथे चरण के चुनाव में करेगा, ये देखने वाली बात होगी। यहां पर राजधानी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लखनऊ में भी मतदान में लोग बड़ी संख्या में इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। राजधानी का मूड क्या है वो तस्वीर 10 मार्च को ही साफ हो पाएगी, लेकिन तस्वीरें सुखद हैं और ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली होती हैं। ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, बांदा से ये तस्वीर सामने आई थी जहां पर दिव्यांग भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और यही लोकतंत्र की खूबी है। इस जज्बे को ही पूरा देश सलाम करता है कि आखिर सभी चीजों से ऊपर अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और अब उन्नाव की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। उन्नाव की ये तस्वीर, सांसद साक्षी महाराज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इनकी साख भी एक तरह से कह सकते हैं दांव पर लगी हुई है, क्योंकि साक्षी महाराज उन्नाव का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, सांसद हैं। हालांकि जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो इस तरह की आवाजें उठी थी कि सांसद जो साक्षी महाराज हैं उनका टिकट कट जाएगा। हालांकि इसके बावजूद उनका टिकट नहीं कटा था और वो एक बार फिर से सांसद चुने गए थे। तो उनका कितना असर उन्नाव में है ये देखने वाली बात होगी। और उन्नाव से एक और बड़ी बात जो सामने है कि उन्नाव में जो दुष्कर्म का मामला सामने उठा था वो कितना असरदार साबित होगा। अब कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया है, उनका मुकाबला पंकज सिंह से है। और उन्नाव सीट की अगर मैं बात करूं तो उन्नाव सीट कई मायनों में बेहद खास है। आपको याद होगा कि 2017 से पहले इसे सपा का गढ़ माना जाता था। यहां पर सपा लगातार चुनाव जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद 2017 में बीजेपी ने इस सीट को जीता था। तो एक बार फिर से देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो उन्नाव की सियासी जंग है, उन्नाव सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है और कौन इस बार उन्नाव सीट पर बाजी मारता है। कि 5 सालों में जो काम बीजेपी विधायक ने किया है, क्या लोग उससे खुश हैं, इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो चुनाव कई तरह से खास हैं और इन चुनावों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है 2 सालों में जो सियासी समीकरण हैं वो भी बदलेंगे, जो मुद्दे हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से यह साफ हो जाएगा कि आखिर जनता का मिजाज क्या है। बीजेपी के लिए यह परखने का इस वक्त सबसे सही वक्त है। इसके अलावा देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के जनता अपना वोट डालेगी। 2 जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उन्नाव से विनीत सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इसके अलावा सीतापुर से रमेश सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पहला सवाल उन्नाव से हमारे संवाददाता विनीत सिंह से। विनीत, उन्नाव जो है कई मायनों में इस बार खास है।
वोटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले उन्नाव सीट को लेकर के भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि सुबह का वक्त है, हल्की सी सर्दी रहती है, उन्नाव में वोटरों का मिजाज क्या है? पोलिंग बूथों पर क्या लंबी लंबी कतारें लग रही हैं? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उन्नाव में? उन्नाव में तो चुनाव का माहौल काफी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और बढ़िया तरीके से मतदान भी हो रहा है। लंबी लंबी कतारों वोटरों का यहाँ पे एक तरीके से मानिए पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ वोट दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर वोटिंग मशीन खराब हो गई, ईवीएम खराब हो गई और 15 से 50 मिनट तक मतदान भी देखने बाधित रहा। और आपको शायद अभी आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि वोट का बहिष्कार भी कई जगह हुआ है। अच्छा, जो रोड की मांग को लेकर के बहिष्कार हो रहा है, तो क्या आज ही लोग बहिष्कार कर रहे हैं? ऐसा तो होगा नहीं, लंबे वक्त से लोग बहिष्कार कर रहे होंगे। क्या प्रशासन के द्वारा उनको किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया? और जब इस तरह के चुनाव का वक्त आता है तभी क्या इस तरह से बहिष्कार करना सही है? पहले से भी तो जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या के बारे में जनता बताती है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि से लोग काफी नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ के महान प्रतिनिधि है, महान 164 से विशेष रावत जी, उनसे जनता पहले से ही थोड़ा सा बहुत नाराज है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो सड़कें आपको बताई जा रही है, जैसे प्रशासन लोग पहले से इसी चीज का विरोध करते थे, लेकिन बाद में ऐसा होता कि अधिकारी आते थे, समझाकर चले जाते थे। उसके बाद दूसरा मामला आपको और बता दें, जहाँ पर वोट का बहिष्कार हुआ है और थाना क्षेत्र में आपका एक अटकाव पड़ता है, वहाँ पर सही नदी के पुल को लेकर वहाँ पर लकड़ी का पुल बना हुआ है, इसीलिए भी वहाँ पर लोगों ने बहिष्कार वोट का किया है। लेकिन अब दोनों के अधिकारी पहुँच चुके हैं, अभी ताजा जानकारी नहीं आई है, उसको अधिकारी समझाने में देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सीतापुर से रमेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमेश, वोटिंग को लेकर के मिजाज कैसा है लोगों के बीच में? पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? सुबह का वक्त है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, या फिर लोग ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जब दिन चढ़ेगा तो धीरे धीरे जो है पोलिंग बूथ पर जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? आपसे इस बारे में जानकारी चाहूंगा। साथ ही साथ एक खबर असाइनमेंट से अभी मेरे पास आ रही है कि विकासखंड परसेड़ी में भी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अगर लोग ऐसे बहिष्कार करेंगे तो फिर अगले 5 सालों में अपना नेता कैसे चुनेंगे, और फिर जो उनकी मांग है वो कैसे पूरी होगी? रमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताना चाहूंगा, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में इस समय चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। हालांकि 3 जगह से 3 बूथों से जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें चुनाव बहिष्कार का नाम भी उजागर हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि सीतापुर में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से मतदान केंद्र है, लंबे सारे लोग दर्जनों की संख्या हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सीतापुर में इस समय विकास और जमीनी स्थलीय मुद्दों को लेकर के जनता मैदान में है, और जनता जो है आज अपने मत का प्रयोग कर रही है। तो ये जानने वाली बात जरूर होगी। हालांकि काफी हर्षोल्लास के साथ लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कब बारी आएगी, कब हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को आज वोट करेंगे। आज 9 जिलों में विधानसभा चुनाव है, जिनमें 59 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। सीतापुर में 9 विधानसभा सीट है जिन पे आज मतदान हो रहा है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में 9 विधानसभा सीट है, और लखनऊ है, लखनऊ। ठीक है। सीतापुर को लेकर के आपसे जानकारी चाहूंगा कि सीतापुर में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, और जो मुद्दे हैं आखिर सीतापुर के, चाहे बात की जाए बाढ़ का मुद्दा बड़ा रहता है, तो उसको लेकर के वोटरों के मन में क्या है? कि आपके साथ में कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो लोग हैं वो वोट किस मुद्दे पर दे रहे हैं। सीतापुर का जो तटीय इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 10,000 से अधिक की आबादी अभी रही थी, उसमें ये प्रभावित। और की अगर बात की जाए तो काफी बाढ़ की रमेश, आपकी आवाज जो है मुझ तक साफ नहीं आ पा रही है। तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज क्लियर मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच उस समस्या को दुरुस्त करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्नाव से हमारे समाज सहयोगी विनीत हमारे साथ में मौजूद हैं। विनीत, उन्नाव में दुष्कर्म का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था और उसके बाद कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार भी बनाया है। उन्नाव सदर सीट की बात अगर मैं करूं तो किस तरह से वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो बीजेपी विधायक हैं, 2017 से पहले बीजेपी का माफ कीजिएगा सपा का गढ़ माना जाता था, 2017 में बीजेपी चुनाव जीती, इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
इस बार माहौल किस तरह का नजर आ रहा है? लोग उन्नाव की अगर मैं बात करूं तो किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्षेत्रीय मुद्दे प्राथमिकता हैं लोगों की, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको प्राथमिक तरजीह दी जा रही है? जी, आपको स्वयं बता दें कि उन्नाव में जो कांटे की टक्कर 6 की 6 विधानसभा है उन्नाव में, जिनमें हर तरफ केवल 2 पार्टियों के कांटे की टक्कर है, एक सपा और दूसरी भाजपा, और बाकी कोई पार्टी इस समय मैदान में नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें चुनावी मुद्दों की, तो यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों को आदमी अपना और बनाकर अपना मतदान कर रहे हैं। जी, सीतापुर से हमारे सहयोगी रमेश एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमेश, किन मुद्दों पर लोग वहां पर वोट डाल रहे हैं? क्या आपके साथ में लोग वहां पर मौजूद हैं? उनसे बात कीजिए, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर जब वो पोलिंग बूथ पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं तो फिर उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? बिल्कुल सोहन, आपको बता दो, स्थानीय मुद्दों के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, लेकिन मैं मतदान के दूसरे समय कुछ लोगों से बात करने से असमर्थ हूं। लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीटों में हालांकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में बड़े बड़े वादे किए गए, कई तरह के लुभाने की भी कोशिश की गई है मतदाताओं को। लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो इस समय सिर्फ मैदान में, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बात किया है कि सिर्फ भाजपा और सपा मैदान में दिख रही है, बाकी जो पार्टियां हैं वो इसे नीचे बात करके मतलब नीचे स्तर में आते हैं। तो इसे ये जरूर साबित होता कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को जिस तरह से मतदान चला, अभी 3 चरणों का मतदान हो चुका है, आज चौथा चरण चल रहा है, चौथे चरण का मतदान जारी है 9 जिलों में। इस तरह से आगामी 7 चरणों जो मतदान होकर के निष्करण जो आगे सामने आएगा, तो इससे जाहिर सी बात है सपा और भाजपा के बीच ही फैसला जाएगा। तो ये जनता का रुझान एक देखने को जरूर मिल रहा है। ये आखिर स्थानीय, अगर सीतापुर की बात करें, सीतापुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इस समय देखा जाए तो आवारा पशुओं का ज्यादा मुद्दा सही भारी पड़ रहा है, क्योंकि आवारा पशुओं की किसानी बहुमूल्य क्षेत्र है और किसान पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में घूम रहे आवारा पशु जो है किसानों की फसलों को तबाह करने में लगे। हालांकि प्रशासन द्वारा कई वादे भी किए गए, तमाम तरह की कोशिशें भी की गई, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम दिख रहे हैं। तो इससे ये मुद्दा सबसे बड़ा भारी समय है। इसके साथ ही बेरोजगारी सहित महंगाई का भी मुद्दा इस समय हावी चल रहा है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने तो जरूर जाता है, लेकिन वो किस तरह को क्या सोचकर आगामी सवालों को देखकर मुद्दे अपने अपनाने के साथ वो दिमाग में लेकर मतदान केंद्र में जाता है और मतदान करता है, ये जानने वाली बात दिलचस्प जरूर होगी। विनीत भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विनीत, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और आपने भी बताया कि जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। उन्नाव सीट की बात करूं तो कांग्रेस ने आशा सिंह को भी टिकट दिया है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्या उससे कहीं किसका नुकसान ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, किसको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? उन्नाव की अगर मैं बात करूं तो आशा सिंह के आने से कांग्रेस से वैसे भी जनपद उन्नाव में मैदान में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है और आशा सिंह अपनी पूरी प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने भी कई लोग अपने वादे किए, सब कुछ किए, लेकिन आज तक कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए कांग्रेस ने वादे तो बहुत किए, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की वजह से किसी का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी तक। और आपको बताते चले कि जनपद उन्नाव में लगभग 26 से 56 बूथ है, 22 लाख से अधिक वोटर है, उसमें 57 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और सब लोगों का भाग्य आज शाम 6 बजे तक, 57 प्रत्याशियों का भाग्य आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो बिल्कुल जनता वोट कर रही है और वोट किस उम्मीदवार को कर रही है ये बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि वही उम्मीदवार अगले 5 सालों तक जनता के मुद्दों को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगा। सीतापुर से हमारे सहयोगी रमेश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रमेश, जिस तरह से आपने बताया कि आवारा पशुओं का मुद्दा भी लगातार सीतापुर में उठ रहा है, बेरोजगारी को लेकर के वोटिंग देखने को मिल रही है, इसके अलावा महंगाई का भी मुद्दा है जिसको लेकर के लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो एक जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा कि फर्क साफ है, उसके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट भी हमने देखे हैं। अगर बात इन पिछले 5 सालों की की जाए तो क्या वो फर्क साफ सीतापुर में भी दिखता है और क्या इसका फायदा बीजेपी को सीतापुर में मिलता हुआ नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल सोहन, आपको बता दूं कि बीते 5 सालों अगर पिछले पंचवर्षीय की बात करें तो केंद्र से लेकर के प्रदेश तक भाजपा की सरकार रही है। तमाम तरह का लोकार्पण शिलान्यास किए गए हैं, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। सीतापुर में तमाम तरह की योजनाएं क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं को दिया गया है। हालांकि अभी तक जो भाजपा प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो भी राजनेता और जो भी पदाधिकारी हैं, वो सब अपने अपने वही विकास कार्यों को लेकर के मैदान में आए हैं और तमाम तरह के वादों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर जो बात की जाए तो सीतापुर में अभी जनता मतदान कर रही है और अपने मन में सवालों को लेकर के आखिर इसका असर अगर देखा जाए तो ये कहने वाली बात जरूर होगी कि मतदान के बाद क्या स्थिति रहेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन इस समय जनता थोड़ा सा भाजपा से हट के बात कर रही है, इसीलिए और पार्टियों को छोड़कर के, क्योंकि इससे पहले अगर 2012 की बात की जाए तो सपा सरकार बनी थी, तो सपा सरकार में जो कार्य हुए थे उनको काफी ध्यान में रखते हुए जनता जो इस समय है वो मतदान कर रही है। तो ये बड़ी बात जरूर है कि आगामी जो आने वाला 10 तारीख है, 10 मार्च है, इसमें जब ये क्लियर होगा कि आखिर क्या जनता ने अपने वोट किए हैं, किसको वोट किया है, किस प्रत्याशी को लेकर के वोट किया है। अगर सीतापुर में देखा जाए 9 विधानसभा सीट है, आखिर उत्तर प्रदेश का जिस तरह से राजधानी लखनऊ सटा हुआ सीतापुर हम बता चुके आपको, तो यहाँ पर मुख्य माना जा रहा है राजधानी का सीतापुर। इसलिए कोई भी ऐसा भाजपा का नेता जो राजनेता नहीं है जो यहाँ प्रचार प्रसार में यहाँ नहीं आया है। सभी विधानसभाओं में बराबर लगातार प्रचार प्रसार किया गया है, परंतु अगर इस समय देखा जाए फिर भी सपा जो है लगातार पीछा करे और लगातार बराबर की टक्कर दे रही है। तो उसमें ये सवाल जरूर बना हुआ है कि आगामी देखने वाले दिनों में ये जरूर जानना होगा कि किस तरह से जनता ने अपना रुझान दिखाया है। आखिर भाजपा का जो चुनाव प्रचार प्रसार है या तमाम तरह की योजनाएं हैं, क्या वो जनता पर हावी हो पाती हैं, या फिर सपा द्वारा किए गए, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए वादे या 2012 में किए गए कार्य क्या याद करते हैं, ये जनता जरूर दिखा देगी आगामी 10 मार्च को। बिल्कुल, कहने के चुनाव विकास बनाम बदलाव का देखने को मिल रहा है। अब जनता बदलाव चाहती है या फिर विकास के मुद्दे पर जो बीजेपी है वो अपनी सत्ता को बरकरार रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 10 मार्च को इसका फैसला भी हो जाएगा। उन्नाव से विनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, कानून व्यवस्था भी इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, और उन्नाव की अगर बात करें तो वहां पर इस मुद्दे को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अपने कुछ चेहरे प्रोजेक्ट किए हैं इस बार के चुनाव में, उसके जरिए बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की है, ये बताने की कोशिश की है कि हम जो है पुलिसिंग व्यवस्था जो है उसको बेहतर करेंगे। चाहे 2 चेहरे में लगातार जिनका नाम ले रहा हूं, राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, लखनऊ में सरोजिनी नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज से भी असीम अरुण चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। दूसरी तरफ लगातार आपने भाषणों में सुना होगा कि बुलडोजर का जिक्र सुनने को मिल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान ये बताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी की सरकार में जो गुंडे हैं वो जेल में रहना पसंद करते हैं, बाहर घूमना पसंद नहीं करते हैं। उन्नाव की अगर मैं बात करूं तो अपराध को लेकर के वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों के मन में क्या है? जो कानून व्यवस्था है उससे लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दुष्कर्म कांड हुआ था उसकी गूंज कहीं ना कहीं बड़ी ऊंची उठी थी। उसके बाद कितना बदलाव उन्नाव में देखने को मिला है और जनता के मन में क्या है इस पर? जिससे हम आपको बता दें कि जनता के मन में अभी भी कहीं ना कहीं भय और संशय व्याप्त है। कानून अगर पूरी तरीके से अगर इंसाफ करता है, सही समय पर ध्यान देता, तो उस समय उस पीड़िता को इंसाफ मिल जाता और आज वो पीड़िता हमारे यहाँ के बीच में जीवित होती। तो कानून को लेकर जनपद उन्नाव की जनता के मन में कहीं ना कहीं भय और संशय व्याप्त है। और चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार में तो जनपद उन्नाव में एक से 8 नेता पूरी अपनी दमखम लगा दिए, लेकिन अब जैसे भाग्य ईवीएम में प्रत्याशियों को तय हो जाएगा कि उनका फैसला जनता को किस देश को अपने मन में क्या रख कर और दिया है, ये तो 10 मार्च ही फैसला करेगा इस चीज का। आने वाला समय ही इस चीज का फैसला करेगा। और पूरे 5 नेता और यहाँ पे 3 सीटें जो है जो भाजपा की कुछ खतरे में नजर आ रही है, एक पूर्व विधानसभा, दूसरी मोहाल विधानसभा और सफीपुर विधानसभा, जो कि थोड़ी बहुत डगमगाती हुई नजर आ रही है। और उन्नाव सीट पर क्या किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या बीजेपी निकाल लेगी उन्नाव सीट? जो आकलन आपने किया होगा, क्या लग रहा है उन्नाव सीट का? जी, उन्नाव से बीजेपी का अगर आकलन माना जाए तो 60% बीजेपी और 40% सपा।
ठीक है, तो प्रॉपर उन्नाव की बात अगर की जाए, ठीक है। सीतापुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रमेश, कानून व्यवस्था की मैं बात कर रहा था। उन्नाव में जिस तरह से विनीत ने बताया कि कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है और लोग कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट जरूर डालेंगे। कानून व्यवस्था का मुद्दा, मैं भी लोगों के बीच में गया था, वहां पर भी कानून व्यवस्था के मुद्दे की गूंज देखने को मिली थी और लोग ये कह रहे थे कि यूपी सरकार में, योगी सरकार जब से आई है, कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी हो गई है। सीतापुर की अगर मैं बात करूं तो सीतापुर में क्या कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है? बिल्कुल सोहन, आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर में अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था का जो है मुद्दा इस समय जरूर बना हुआ है, क्योंकि तमाम तरह के गरीब ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक इसे बीते पंचवर्षीय में जहां पर भाजपा सरकार थे उसमें कई परिवार ऐसे रहे जिनको संतोषजनक न्याय नहीं मिल पाया, जिससे वो हताश हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय चुनाव चल रहा है पूरी तरह से। हमारे साथ एक जो मतदाता है वो अभी आए हैं सामने, हमने उनको बुलाया है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। हम सबसे पहले, आप चुनाव करके अभी मैदान से आए हैं, तो आखिर किन मुद्दों के साथ आपने मतदान बताएंगे? मैं तो विकास के कार्य से वोट डालने के लिए, जो विकास को लेके है, बस्ती को लेके मैंने मतदान किया है। अच्छा, तो क्या आपके मुद्दे रहे जिन मुद्दों के साथ आपने मतदान किया है? मुद्दे हमारे ये रहे जैसे कि अपना विकास है और है, इसको लेकर ज्यादातर हुआ है। ठीक है, वोट डाल दिया। जो भी लोग हैं क्षेत्रवासी आवास विकास का जैसे होता है सभी डाल दिया। आवारा पशुओं का काफी भरमार यहाँ आप, ये भी मुद्दा है काफी। बिल्कुल है, ये भी है, क्योंकि आवारा पशु ज्यादातर यहाँ पे जो परेशान है, जो गांव वाले हैं, जो व्यक्ति आवारा पशु चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं, वो ज्यादा छुटे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोहन, आपको बताना चाहूंगा, एक और हमारे साथी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में, और ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ आज विकास के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं कि जिससे अच्छा कैंडिडेट रहेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, उसी को लेकर हम वोट कर रहे हैं। इसी को लेकर हम आज वोट भी करके आए। अच्छा, वैसे कौन कौन से मुद्दे जो अभी है मतदान में? यहाँ पर लखीमपुर का पड़ोसी जिला है, यहाँ पर किसानों को लेकर ज्यादा किसान जो है वो परेशान था, और उनके जहन में ये जरूर बात थी कि किसानों को किस तरह से किया गया। आज यहाँ पर किसान वो भी इस समय कानून व्यवस्था किस तरह से कायम है जिले में? कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था केवल इस तरह की रही है, लाचार जरूर रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि जो गरीबों को है उनको न्याय नहीं मिल पाया। नहीं पर बड़े लोग जो रहे उनका तो बहुत ऐसे कि लोग अपने ध्यान में रखकर वो। तो सोहन, आपने हमारे साथ जो कुछ मतदाता थे उन्होंने बात की, और उन्होंने किस तरह से मतलब मतदान कर रहे हैं कि तमाम तरह के लखीमपुर से सटा हुआ जिला है, और यहाँ इस जिले में लखीमपुर में जो तिकुनिया हत्याकांड हुआ है जिसमें जो भाजपा के केंद्रीय, उसको लेकर के भी मैं आपसे बात करूंगा। विनीत हमारे साथ में बने हुए हैं। रमेश, आपको रोकना चाहूंगा, विनीत हमारे साथ में बने हुए हैं। क्या विनीत, क्या आपके साथ में भी कुछ लोग मौजूद हैं जो मतदान करके आए हैं? उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आवारा पशुओं का मुद्दा जो बड़ा मुद्दा माना जा रहा है और उसको लेकर के अलग अलग जिलों में लोगों में, खासतौर पर किसानों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उन्नाव में किस तरह का माहौल आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर के देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी सरकार ये लगातार कह रही है कि हमने जो है गौशालाएं बनाई है, वहां पर आवारा पशुओं के रहने के लिए व्यवस्था की है, लेकिन उन्नाव में इस मुद्दे का कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं और वो अपने मत का प्रयोग कर आ चुके हैं। हम उनसे उनका नाम पूछेंगे और जानेंगे किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमर। आपने किस मुद्दे पर अपना वोट डाला है आज? किस मुद्दे को अपने मन में लेकर? उन्नाव में आपसे चाहूंगा कि जिनसे आप सवाल कर रहे हैं उन्हें फ्रेम में जरूर रखिए। विनीत जी, हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए उनसे। आवाज थोड़ा सा कर रही है। विनीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 सोहन, बोलिए। विनीत, उनसे सवाल पूछिए कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट डाला है। अगले 5 जो साल होंगे उनमें वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्षेत्रीय जो चेहरा है उसे तरजीह दी है, या फिर सीएम कौन होगा उसको सोच करके उन्होंने वोट डाला है। तो ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा और उसके बाद ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि अगले 5 सालों में
वो कौन सी परियोजनाएं हैं या फिर वो कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता तक पहुंच सके, जो बड़े मुद्दे हैं उनका फायदा जनता तक पहुंच सके, उनसे उन योजनाओं के बारे में, उन समस्याओं के बारे में जरूर पूछेगा। आपने अपने मन में जो सरकार द्वारा, पिछले योगी सरकार द्वारा 5 सालों में कार्य किए गए, उनको लेकर या किसी और मुद्दा या कोई नया मुद्दा, आपने किस मुद्दे को लेकर अपने मत का प्रयोग किया? मुद्दा तो भाई काम सरकार ने। आपको क्या लगा ऐसा कोई काम जो इस सरकार ने न किया हो? आपको क्या लगा कि जो काम नहीं हुआ हो? यहाँ हर आदमी परेशान है, ये जानवर परेशान है, ये जानवर से परेशान है किसान आदमी। और थोड़ा रोड का मामला है, रोड यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, रोड नहीं है, सही नहीं है। देख लीजिए अभी यही रोड है, बहुत खराब है अभी। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो गाय का मुद्दा है सबसे प्रमुख मुद्दा है, और दूसरी चीज जो रोड का मुद्दा है वो भी इसी की वजह से इन्होंने अपना मत का प्रयोग इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया। और यहाँ पे कोई जी, सीतापुर से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सीतापुर जो है वो लखीमपुर से सटा हुआ जिला माना जाता है। लखीमपुर का तिकोनिया कांड, उसे पूरे देश ने देखा था, किस तरह से वहां पर तिकोनिया कांड हुआ था, जिसकी गूंज भी खूब दिखाई दी थी, गूंज खूब सुनाई दी थी, और उसके बाद जो ये मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब उठा था। सीतापुर में इस मुद्दे का कितना असर देखने को मिल रहा है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। साथ ही साथ जो आवारा पशुओं का मुद्दा है, जो कई जिलों की समस्या बन चुका है और किसान इससे परेशान भी नजर आ रही हैं। सरकार कह रही है कि सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद सीतापुर की मैं अगर बात करूं तो सीतापुर में किस तरह का माहौल इन दो मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सोन, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लखीमपुर हमारा सीतापुर से सटा हुआ जिला है, यहाँ पर जो बीते दिनों में तिकोनिया हत्याकांड हुआ था, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा थार गाड़ी से किसानों को कुचला गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, एक पत्रकार भी शामिल था। तो ये बड़ा मुद्दा बना है वो है, और उसको लेकर के काफी किसानों में नाराजगी है कि आज अगर इनकी सरकार में इस तरह की हत्याएं हुई हैं तो कल को पता नहीं क्या हो सकता है। तो इन पर लोग भी जो है अपने मन को एक बार सोचते जरूर है मन में लाने के बाद। इसी तरह से अगर बात करें सीतापुर में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की भरमार है, जिसके चलते तमाम तरह की समस्याएं जो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से किसान रात में जाकर के जाते हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरी रात अपनी फसलों को बचाते हैं, घर परिवार छोड़ करके खेतों में गुजारा करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और इस समय हमारे साथ एक किसान है जो अभी मतदान करके आए हैं, हम इससे बात करना चाहेंगे कि अभी आप जिस तरह से वोट करके आए हैं। जी, जिस तरह से आप जी अभी आप जिस तरह से वोट करके आ जाए, ये बताइए आप किस तरह से मतदान करके आए हैं, तो कौन सी समस्या क्षेत्र में है? जरा हमारे क्षेत्र में कोई समस्या, सब सही सरकार चल रही है, सही चल रही है। बिल्कुल। तो आपने आपके हिसाब से जो सरकार काम कर रही योजनाएं वो तमाम तरह की वो सब ठीक चल रही है? बिल्कुल राइट। अच्छा, आप वो जो वोट करेंगे तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को मतलब इसका वोट करके आए जी? अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे सरकार की योजनाओं के बारे में? सरकार की योजना बढ़िया, लेकिन प्रत्याशी हमारे वहाँ का गाँव में घूमने कभी नहीं है बीजेपी का। अच्छा, ये जिले वाले बहने ये तो बिल्कुल प्रत्याशी को वोट नहीं मिल रही यहाँ, केवल मिल रही योगी मोदी के नाम। अच्छा, प्रत्याशी को वोट नहीं मिल रही है। अच्छा, इस समय मुद्दे क्या हैं, आप लोगों की मांग क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव कर रहे हैं? मांग जो गवर्नमेंट की है, श्रमिक है, ये भत्ता दे रही, यही भत्ता देना चालू करे, यही जो गरीबों के लिए, बाकी सब कर रहा है। जो किसानों की हत्या हुई थी लखीमपुर में, आपने सुना होगा, गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों पर, तो कहाँ तक क्या सीतापुर में भी हावी है? सीतापुर में कोई फर्क उसका नहीं है, उसका कोई नहीं। बिल्कुल। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो तिकोनिया पार्क में जो लखीमपुर में हत्याकांड हुआ था, उसका यहाँ फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो ये प्रत्याशी हो, जो जिले के प्रत्याशी यहाँ पर सदर विधानसभा सीट से जो चेहरा लाया गया, उससे थोड़ा सा नाराजगी जरूर दिखा रहे हैं। हालांकि इनका कहना साफ तौर पर यही है कि हम सीधे कमल को वोट कर रहे हैं, हमारा जो निशान है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हम अपने पार्टी को वोट कर रहे हैं, बस इनका साफ तौर पर यही कहना। और जो विकास की योजनाएं तमाम सरकार चला रही वो सही चला रही। हालांकि कुछ लोग और भी हैं जो मतदान करके आए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आप अभी वोट डाल करके आए हैं। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे
कि जो किन स्थानीय कौन मुद्दे हैं। जी मैंने आज चुनाव में मुझे तो लगता है मैं युवा, मुझे मालूम है कि सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत अच्छा विकास हुआ है। और हम लोग यही सपोर्ट करते हैं कि हमारी ये योगी सरकार फिर से बने। और जो राम मंदिर बना है, फिर काशी में जो कुछ हुआ है, उसके बाद मथुरा का नंबर है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और एक साथ साथ एक चीज और भी बात चल रही थी, जिस तरह से लखीमपुर के तिकोनिया में हत्याकांड हुआ था, क्या उसका असर अभी उसका बिल्कुल भी असर नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहाँ कांड हुआ था, उनके जो दोषी हैं उनको, उन दोषियों को सजा मिली है, और जो है उन्हें सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और मुझे लगता है कि सीतापुर को छोड़ो, लखीमपुर में भी इसका असर नहीं होगा, और श्री राम की कृपा से वहाँ भी अच्छी सीट निकलेंगी। और एक चीज अभी और है कि इस बार बीजेपी फिर से होगी। एक चीज और जानना चाहेंगे, एक सवाल आपसे, कि जिस तरह से अभी भाई साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी यहाँ का है, उससे हम संतुष्ट नहीं, हम तो भाजपा को वोट कर रहे हैं। ये बिल्कुल उन्होंने सच ही कहा है, क्योंकि हम लोग प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ योगी जी को लाना चाहते हैं विधानसभा। हम लोग मुख्यमंत्री फिर से योगी जी को ही बनाना चाहते हैं। हम लोगों को ये कोई मतलब नहीं, ये प्रत्याशी है वो प्रत्याशी, क्योंकि कोई बिल्कुल एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और ये बात कोई नई नहीं है। आपने 2017 के चुनाव में देखा होगा किस तरह से चेहरे पर भी वोट डाले जाते हैं। जो क्षेत्रीय चेहरे हैं, वो जो बड़े चेहरे होते हैं, उनको देखकर लोग वोट डालते हैं। 2017 में ये कहा जा रहा था कि मोदी लहर के चलते बीजेपी को यूपी में बड़ा फायदा हुआ था। और जिस तरह से अभी एक मतदाता जो वोट डाल करके आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो चेहरे हैं उनके आधार पर वो वोट डाल रहे हैं, जो बड़े चेहरे बीजेपी के हैं उनके आधार पर वो वोट डाल रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं भले ही उनसे थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन जो चेहरे हैं, चेहरा फैक्टर भी यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। उन्नाव से विनीत लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विनीत, 2017 में पीएम मोदी के चेहरे पर कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव लड़ा गया था, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। अब 2022 पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आया है? अगर सीएम योगी और मोदी के चेहरे को लेकर के बात करें तो क्या चेहरा असरदार अभी भी नजर आ रहा है? और जो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं उनसे अगर नाराजगी है तो वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाए, इस तरह का मिजाज उन्नाव में भी लोगों का देखने को मिल रहा है। जी आपको बताते चले कि सोहन जनपद उन्नाव में अगर बात की जाए बीजेपी सरकार में किए गए कार्यों की, तो उन्होंने बहुत ही संतोषजनक कार्य किए। लेकिन जनपद उन्नाव में जैसे आप हमारे सहयोगी ने बताया, उसी प्रकार से यहाँ केवल प्रत्याशी बेस की लड़ाई नहीं, पार्टी बेस की लड़ाई है कि प्रत्याशी को व्यक्ति विशेष नहीं देख रहा है, पार्टी को देख रहा है। और उन्नाव में एक और लड़ाई है, यहाँ पर पार्टी बेस और तो है ये जो लड़ाई, यहाँ पे एक वर्चस्व की भी लड़ाई होती रही है। यहाँ पे एक बाहुबली लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई भी बहुत बड़ी है यहाँ पे। सीतापुर से भी रमेश हमारे साथ में लगातार बने हुए। रमेश, जिस तरह से चेहरा जो है वो असरदार अभी भी कितना है, इसका आकलन भी जो है वो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। इसके अलावा एक बयान मुझे याद आता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है। सीतापुर में क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या ये 80 बनाम 20 की लड़ाई नजर आ रही है सीतापुर में? जी सोहन, आपको बताना चाहूंगा, अगर सीतापुर में जिस तरह से 80 बनाम की लड़ाई बता रहे थे, ये ऐसा कुछ असर देखने को यहाँ सीतापुर में नहीं मिल रहा है। और सिर्फ जो प्रत्याशियों की बात अभी उछलकर सामने आई थी, कुछ नए मतदाता भी हमारे साथ थे, उनसे हमने बात कराई आपसे, और उन्होंने जिस तरह से बताया कि हम पार्टी बेस पर चुनाव कर रहे हैं, प्रत्याशी हमारा जो है, जो पार्टी है उसने चेहरा सही से नहीं उतार पाए, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जरूर आई है। लेकिन हम जो मतदान कर रहे हैं, हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, वो सीधे से अपनी पार्टी पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो सीतापुर में 50-50 का चुनाव चल रहा है, खुलकर किसी तरह का सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर
सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है, तो आंकड़ा लोगों की माने तो आंकड़ा 4 और 5 का लोग जरूर लगाया जा रहा है। तो ये जानने वाली बात होगी। हालांकि तमाम तरह के वादे, विकास कार्य और तमाम तरह के ये जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण अंचल में चले जाएं अभी यहाँ पर, तो ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से अभी आपने बात की थी कुछ देर पहले की बाढ़ क्षेत्र है, तो वहां पर तकरीबन जो बाढ़ क्षेत्र का है वहाँ तमाम तरह की समस्याएं आज भी बनी हुई है। नेता, राजनेता, विधायक, सांसद जो भी हैं बड़े बड़े वादे करते हैं कि सबसे पहले हम बांध बनवाएंगे और उसके बाद दूसरा काम करेंगे, लेकिन अगर जो मजबूती से वो काम किया जाए तो इसके बाद जो समस्या है तो वहां से किनारा काट लेगी, लेकिन वहां से किनारा काटने के बजाय वो फिर आज की भी मुसीबत में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए तमाम तरह के स्थलीय मुद्दे हैं वो जरूर उभर कर सामने चुनाव में आ जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मुद्दे बड़े अहम होते हैं और इन मुद्दों का समाधान हो सके, इन समस्याओं का समाधान हो सके, जनता यही सोचकर जो है वो चुनाव में वोट भी डालती है। आपने जिक्र किया नए वोटर का। दरअसल जो नया वोटर होता है ना, जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है खासतौर पर, वो निर्णायक वोटर भी माना जाता है। उसका वोट जो है वो बेहद मायने रखता है, क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं वोटर लिस्ट से, जो नए युवा जुड़ते हैं, उनका मिजाज कैसा है ये देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अगर बात युवाओं की जाए तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रही है देश भर में, और ये केवल यूपी की ही समस्या नहीं रही है बल्कि पूरे देश की समस्या रही। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी खूब हंगामा किया है। रोजगार के मुद्दे को लेकर के जो है विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी रहा है। नए जो वोटर हैं उनके मन में क्या चल रहा है, अभी एक वोटर से आपने बात करवाई थी, उन्होंने क्या कहा वो तो जनता ने सुना, लेकिन अगर लार्ज नंबर पर देखा जाए, लार्ज स्केल पर देखा जाए, तो किस तरह का मिजाज नए जो वोटर हैं उनमें देखने को मिल रहा है, युवाओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सोहन, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय अगर मायने देखी जाए तो जिस तरह से 2022 का चुनाव चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से नई युवा पीढ़ी उभर कर सामने आ रही है और नई युवा पीढ़ी में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि वो नए तरह से यह बदलाव चाह रहे हैं या फिर नया उत्साह के साथ अपनी सरकार को फिर से लाना चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर और हैं, कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, तो उनको हम स्क्रीन पर लाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप अभी मतदान करके आए हैं, तो आप किन मुद्दों के साथ दान करके आए हैं, तो ये ना जरूर चाहेंगे। मतदान करे हैं, हमको मतलब दोबारा फिर योगी सरकार चाहिए। अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है, गल्ला फ्री मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, भ्रष्टाचार खत्म है। इस मुद्दे पे हम लोग ने वोटिंग की है। अच्छा, जो विपक्ष तमाम तरह के रहा है, तमाम तरह का आरोप लगा रहा है, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो एक लगाने का एक कारण यही है कि वो लगाते ही रहेंगे, क्योंकि हर मतलब जैसे विकास हर चीज है तो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी है। अच्छा, थोड़ा महंगाई तो बढ़ना ही है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये चीज और कहना चाहेंगे कि जिस तरह से तमाम घटनाएं हुई है, अभी हाथरस में एक कांड हुआ था, रात में अंतिम संस्कार किया गया था, बलात्कार हुआ, काफी चर्चा में रहा, तो आखिर इसके साथ साथ में और भी तमाम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये हावी दिख रहे हैं? नहीं, इससे कुछ नहीं, हमारे वाला है, क्योंकि जो हाथरस में कांड हुआ उसमें हमारे माननीय श्री योगी जी ने SIT का गठन किया, उसमें CBI ने जांच की और जो दोषी उनको सजा दी गई है, किसी का पक्षपात नहीं किया। जैसे कि हमारे पड़ोस में जिला हमारा पड़ता है लखीमपुर खीरी, निगासन में जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो दोषी है SIT ने उसको दोषी करार दिया है। उसमें कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी मारे गए थे, कुछ किसान भी मारे गए थे, ठीक है, उसमें मतलब अदालत ने उनको सजा सुनाई है जो हिसाब से है उस हिसाब से। अच्छा, स्थानीय मुद्दे आपके क्या है यहाँ पर? स्थानीय मुद्दे यहाँ पे है जो कुछ सब ठीक है। हमको सबसे बेटर मतलब अच्छी सरकार ये है, पहले की गवर्नमेंट में जातिवादी होता था, इसमें जातिवादी नहीं है, इसमें सिस्टम यही है कि सबका साथ सबका। रमेश, समय का अभाव है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उन्नाव से हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे भी मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। विनीत, जिस तरह से आपने इन मतदाता को सुना, इन्होंने कहा कि योगी सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में इसी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जनता का जो है वो उनके मन में क्या है, जनता का मिजाज क्या है, वो सामने जरूर कहीं ना कहीं आ जाएगा और उसके बाद जनता क्या सोच रही है वो 10 मार्च को पता चल पाएगा। लेकिन
मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना जो फ्रेम है वो सही करें, क्योंकि हमारे पीसीआर से जो मुझे कमांड मिल रही है कि आपका फ्रेम जो है वो टेढ़ा हो गया है। उसके बाद मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरी तरफ सीतापुर में लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उन्नाव में इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष पेश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसके आधार पर चेहरे भी कांग्रेस ने घोषित किए हैं। इस बीच पीसीआर से मुझे कमांड मिल रही है कि उन्नाव से हमारे सहयोगी विनीत से हमारा संपर्क टूट गया है। रमेश, आपसे मैं ये आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल जो दूसरे जिले हैं वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने एक मतदाता से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में उन्नाव की बात आपने की, हाथरस की आपने बात की, तो लखीमपुर की बात की, तो कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। आखिर जनता क्या सोच रही है, जनता का मिजाज क्या है इसको लेकर के? क्या कानून व्यवस्था सचमुच में मुद्दा रहा है? क्योंकि योगी सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हमने जो अवैध भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो भी गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो फिर जनता क्या सोच रही है इसको लेकर के? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा सवन की जिस तरह से अगर अभी बात की जाए, हमारे मुद्दे कानून की बात चल रही थी, तो कानून में जिस तरह से अभी तिकोनिया हत्याकांड हुआ है, इसके साथ में हाथरस, उन्नाव, तमाम तरह के उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। हालांकि जो हमारे युवा हैं वो लगातार मतदान कर रहे हैं। आखिर उनके मतदान करने के समय दिमाग में किन सवालों को रहता है, तो ये जानने वाली बात जरूर होगी। हालांकि कुछ मतदाता हमारे साथ आए, युवा मतदाता, उनसे हमने बात कराई और किस तरह से उन्होंने बताया, अपनी प्रतिक्रिया दी कि कानून व्यवस्था किस तरह से योगी राज में कानून व्यवस्था सही दिख रही है उनके हिसाब से, और सीतापुर में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त है। इसी बीच हमारे साथ एक और मतदाता है, युवा मतदाता है, हम उससे बात कराना चाहेंगे। अभी आप मतदान करके आए हैं, तो आखिर आप पहली बार मतदान किए हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो जानना जरूर चाहेंगे कि आप पहली बार मतदान करके आए हैं, इस समय कानून व्यवस्था की बात चल रही है, तो आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था है और सीतापुर में इसका क्या असर है? अरे जब से ये सरकार आई तब से तो अराजक प्रदेश हो गया एकदम, समझ लीजिए। हाथरस में जो बेटी थी, माना कि कोई जात वाद बहुत हुआ है इसके लिए कि वो रात में बेचारी को जला दिया गया, घर वालों को देखने को नहीं दिया गया। बहुत से ऐसे कांड हुए, लखीमपुर में कांड हुआ, बेचारे जो ये गिनती किसानों की नहीं होती, जान की परवाह की करनी चाहिए। किसान की भी जान होती है, उसका भी परिवार होता है, हर चीज पर ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी बात हो विकास से लेकर कोई भी हमको तो अच्छा नहीं लगा है। हमारे गांव का देख लीजिए, आप पीछे ही आपने देख लीजिए कि विद्यालय खुदा है, विद्यालय सबसे अच्छी जगह होती है, मंदिर होता है विद्या का, वहाँ भी देख लीजिए आप कैसा क्या माहौल है यहाँ का। और जब इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, शिक्षित होगा, अनपढ़े को पढ़े में फर्क होता है। बिल्कुल सही करें, आप युवा मतदाता हैं, आपने पहली बार मतदान किया है। सरकार कह रही है पीछे बीते पंचवर्षीय में केंद्र से लेकर के और प्रदेश तक भाजपा सरकार कायम रही है। ठीक है, सरकार कहती है हम डबल इंजन सरकार है, हमने बहुत विकास कार्य किए। तो सीतापुर में कितना विकास कार्य दिख रहा है? हमको तो भाई कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, अभी बातें किए गए थे कि लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, उसके बाद फॉर्म पे लिख दिया कि टैबलेट मिलेगा, उसके बाद मोबाइल फोन आया, स्मार्टफोन कहा देंगे। क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला, चार्जर तक नहीं मिला। मोबाइल की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब पिछली सरकार यही राज्य सरकार ही थी, केंद्र सरकार तो थी नहीं अखिलेश की, उन्होंने लैपटॉप भी बांटा था, 108 एम्बुलेंस भी चलाई थी, यूपी 100 भी चलाया था। क्या नहीं किया बताइए? आप युवा, आप जिस समय मतदान केंद्र में जाते हैं तो क्या इसका मतलब भाजपा पहला मुद्दा होता है शिक्षा। जब आदमी जब शिक्षित होगा तभी अच्छा वाला सोचेगा, ठीक है। शिक्षा की क्या स्थिति इस समय जिले में? हमारे हिसाब से तो सही नहीं चल रहा है। रमेश, आपको रोकना मैं यहाँ पर चाहूंगा, समय का अभाव है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूं। तो आपने जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि युवा मतदाता जो होता है वो निर्णायक होता है, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि युवाओं का रुझान जिस तरफ है, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स का रुझान जिस तरफ है, सरकार वही पार्टी बनाती है। अब देखना दिलचस्प होगा, हमने आपको 2 युवा मतदाताओं की जो है वो प्रतिक्रिया सुनाई, और प्रतिक्रिया मिली जुली रही है, और ये साफ नहीं हो पा रहा है कि युवा मतदाता किसके साथ में है। देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को जब वोट का पिटारा खुलेगा तो फिर आखिर सरकार किसकी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आपने उन्नाव की जनता का मिजाज क्या है वो हमारे साथ में साझा किया, एबीसी न्यूज के दर्शकों के साथ में साझा किया। तो फिर एक बार फिर से यूपी के रण में चौथा पड़ाव आ चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो पोलिंग बूथों पर लाइनें लगी हुई हैं उससे लोगों के उत्साह का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तो
यूपी में 9 जिलों में आज वोट डाला जा रहा है, 59 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और लोगों में खूब उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है, ये देखना दिलचस्प होगा और नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि आखिर इस चौथे चरण में बाजी कौन मारता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।